हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस, जो आपकी न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसके चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा एक ही शॉट में एक्सप्लेन कर दिया है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों? जब हमारा पानी जो है वो भाप बन के ऊपर चला गया, फिर जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडी जगह से टकराता है, तो वो छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो मिलकर बड़ी ड्रॉपलेट बना देती हैं, जो कि एक बड़ा सा क्लाउड बना देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। सो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट, नहीं, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। सेकंड क्या है? द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट्स, नहीं, ये भी गलत है। थर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों? जब वो आपका गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाता है ना, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें ये वाला पॉइंट भी सही नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो सही है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। जब आपकी वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे मान लो आप खाना बना रहे हैं, आपकी मम्मा, और उसके ऊपर आपने, या पानी बॉईल कर रही है, उसके ऊपर आपने एक प्लेट ढक दिया। अब आप देखेंगे जब उस प्लेट को हटाएंगे तो उसके ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई होंगी, राइट। तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस इवेपोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवेपोरेशन किन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है? जब आप कलर कर रहे हैं क्रेयॉन्स के साथ, नहीं, तो उसके अंदर इवेपोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रेयॉन्स तो नॉर्मल होते हैं, आप कर सकते हैं। सेकेंड है आपका वाटर कलर्स। हाँ, जब आप वाटर कलर कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पहले वाला पेंट सूख जाए ताकि आप दूसरा पेंट अप्लाई कर सकें, राइट। तो उसके अंदर इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, एक्रिलिक कलर्स, नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। फोर्थ, पेंसिल कलर, इसके अंदर भी हमारा पानी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है आपका वाटर कलर। फिर सेकंड में क्या है आपका? राइटिंग ऑन अ पेपर विद अ पेंसिल, इंक पेन या बॉल पॉइंट पेन। तो इंक पेन, उसके अंदर आप लिक्विड इंक यूज़ करते हैं, तो जहाँ भी आप लिक्विड यूज़ करेंगे वहीं पर इवेपोरेशन का जो कंसेप्ट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा। तो इस केस में आपका इंक पेन रहेगा। Now question number 3, we see green colored plastic grass at many places these days. Space around the natural grass feel cooler than the space around the plastic grass. Can you find out why? आजकल आपने देखिए आर्टिफिशियल ग्रास आ गई है ना। ग्रीन कलर के मैट्स होते हैं जो आप बिछा देते हैं, लेकिन वो दिखती कैसी है? जैसी वो सच की ग्रास हो, बट एक्चुअली में वो रियल ग्रास नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, वो एक मैट के ऊपर उन्होंने बना रखा है। वो कह रहे हैं कि जब आप नेचुरल ग्रास के पास जाते हैं तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। जब आप ग्रास पे चलते भी हैं तो भी आपको वो ठंडी लगती है, राइट, और उसके आसपास भी आपको ठंडा इन्वायरमेंट लगता है। लेकिन जब प्लास्टिक ग्रास होती है उसके ऊपर आपको उसके अराउंड ऐसा कुछ फील नहीं होता। ऐसा क्यों? देखो, आंसर है नेचुरल ग्रास रिलीज वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब आपको पता है प्लांट्स कैसे अपना प्लांट्स में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, जिससे कि उनका वाटर सर्कुलेशन होता है, राइट। उनकी वाटर जो है वाटर वेपर्स बनती हैं। तो नेचुरल ग्रास जो होती है आपकी, वो वाटर वेपर निकालती है ट्रांसपिरेशन से। सो जब इवेपोरेशन होता है इस वाटर का, उसकी वजह से जो सराउंडिंग एयर होती है वो ठंडी सी हो जाती है। तो उस वाटर वेपर की वजह से आसपास की जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है। जबकि प्लास्टिक ग्रास में ऐसा कुछ नहीं होता, वो कोई वाटर रिलीज नहीं करती, उसमें कुछ ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ना ही इवेपोरेशन होता है, इसलिए वहाँ पे कोई कूलिंग इफेक्ट हमको नज़र नहीं आता। अच्छा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? प्लांट जो होता है ना, वो अपने जो वाटर वेपर्स है वो अपना पानी रिलीज़ करता है। ठीक है, कैसे, क्यों रिलीज़ करता है? जैसे उसको रूट से मिनरल्स अपने पूरे लीव्स तक पहुंचाने होते हैं, तो वाटर के थ्रू होते हैं। तो इस तरीके से पूरे प्लांट में मिनरल्स भी पहुंच जाते हैं और वो अपना वाटर वेपर के थ्रू पानी रिलीज़ करता है, फ्लावर से, लीव से, स्टेम से। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर दैट इवेपोरेट। अब बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं वाटर के अलावा जो कि इवेपोरेट कर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो अल्कोहल होता है वो बहुत वॉलेटाइल लिक्विड होता है। अगर आप उसकी बॉटल को खुला छोड़ देंगे, स्पिरिट होती है, उसको खुला छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं। परफ्यूम हो गया, इसलिए परफ्यूम की बॉटल्स आपने देखी होंगी एकदम टाइटली कवर्ड होती हैं, राइट, क्योंकि परफ्यूम भी बहुत जल्दी उड़ जाता है। अल्कोहल, नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल, डिओड्रेंट, सैनिटाइजर एंड केरोसिन, तो ये सब चीज़ें हैं लिक्विड्स के अलावा जो कि इवेपोरेट करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन। आपको पता है जब फैन चलता है वो हवा देता है हमको, है ना, उससे हमको ठंडक महसूस होती है। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज अ फैन टू ड्राई वेट क्लोथ्स सिंस फैन यूजुअली मेक थिंग्स कूलर नॉट वार्मर। अब आपने कभी देखा होगा जब बाहर बारिश हो रही हो या कुछ हो रहा हो और आपके कपड़े नहीं सूखते तो आपकी मम्मा पंखे के नीचे कपड़े डाल देती है, तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ऐसा क्यों हो रहा है, पंखा तो हमको ठंडा ठंडा महसूस कराता है, तो हमारे कपड़े और ठंडे हो जाने चाहिए, सूख कैसे जाते हैं। Normally, when water evaporates, it require heat, not cold air. What do you think about this? और वैसे भी हम देखते हैं कि जब बाहर सूरज होता है तो वाटर जो है जल्दी से इवेपोरेट कर जाता है, हमारे कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, राइट। अब पंखे में क्यों जल्दी सूख जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है बच्चों? आंसर इज फैन हेल्प द एयर मूव फास्टर which increase the rate of evaporation by carrying away the water vapor. This speeds up drying even without increasing the heat. तो अब जब फ़ैन चलता है तो वो हवा देता है। अब जब आपने देखा है जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें से एक फैक्टर है आपका विंड। जब हवा चलती है तो उस जगह से वो जो वाटर वेपर है, आपको ये मालूम है कि आपकी एयर में चारों तरफ आपके पास वाटर वेपर्स हैं, राइट। तो वो जैसी हवा आती है तो वो वाटर वेपर जो होती है साइड पे हो जाती हैं और वहाँ की जगह एकदम से खाली हो गई, राइट। तो वो और जल्दी जल्दी जो है आपका वहाँ का एयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो वाली एयर हट जाती है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से आपकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता रहता है और आपके कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं फ़ैन के नीचे। Question 6. Usually, when sludge is removed from drains, it is left in heaps next to the drain for 3 to 4 days. Afterward, it is transported to the garden or a field where it can be used as manure. स्लज क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा जो गटर होते हैं जब उनको क्लीन किया जाता है तो उनसे जो गंदगी निकाली जाती है ना, वो गटर के पास ही रख देते हैं 2-3 दिन के लिए। क्यों रख देते हैं? ताकि अब जब उन्होंने गंदगी निकाली वो बहुत गीली होती है, राइट, इट इज़ वेरी डर्टी, बहुत स्मेल भी आती है उसमें से। तो 3-4 दिन में क्या होता है, उसके अंदर इवेपोरेशन शुरू हो जाता है, पानी जो होता है उसका एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो उससे उसको हैंडल करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है, इसीलिए वो लोग उसको वहीं सड़क के किनारे छोड़कर निकल जाते हैं और फिर बाद में आकर उसको उठाते हैं और उसके बाद वो जो थोड़ा ड्राई मटेरियल हो जाता है उसको वो मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, खाद की तरह यूज़ करते हैं प्लांट्स में। अब क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ते हैं। दिस अप्रोच reduces ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्लज एंड enhances द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स हैंडलिंग इट, रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड एक्सप्लेन हाउ। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से जब वो छोड़ के चले जाते हैं उस गंदगी को बाहर गटर के ही, तो उससे जो इंडिविजुअल जो बेचारे लोग उस चीज़ से डील कर रहे हैं, एक तो उनकी सेफ्टी हो जाती है, दूसरा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। तो कैसे है ये? तो आंसर इज व्हेन स्लज इज लेफ्ट इन ओपन, वाटर फ्रॉम इट इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट एंड एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट होती है, हीट होती है, उसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन होता है, वो स्लज जो होता है वो ड्राई हो जाता है। दिस reduces इट्स मॉइस्चर मेकिंग इट लाइटर एंड ईजियर टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। इसकी वजह से क्या होता है, उसका मॉइस्चर कम हो जाता है, पानी का कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है, उसका वेट भी कम हो जाता है, हल्की हो जाती है वो, और उसको हैंडल करना आसान होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ड्राई स्लज ऑल्सो एक्ट एज मैन्योर आफ्टर डीकम्पोजिशन। फिर ये जो ड्राई स्लज होता है इसको डीकम्पोज किया जाता है एनारोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, और फिर उसको डीकम्पोज करते हैं और फिर वो आपका मैन्योर बन जाता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्वेश्चन 7. ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ इन योर हाउस फॉर अ डे। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ डैट इन्वॉल्व इवेपोरेशन। अपने घर में सारी चीज़ें देखो क्या क्या चीज़ में इवेपोरेशन इन्वॉल्व हो रहा है। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प अस इन आवर डेली एक्टिविटीज़। तो किस तरीके से ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है। देखो, सबसे पहले तो आपके कपड़े जो सूखते हैं वो इवेपोरेशन से ही सूखते हैं। आप घर में पानी गिरा देते हैं तो पोछा लगता है, तो वो भी पानी इवेपोरेट होता है, तो आपका पोछा ड्राई होता है। तो ड्राइंग क्लोथ्स, कूलिंग वाटर इन अर्दन पॉट्स, मॉपिंग फ्लोर्स, स्वेटिंग एंड बॉइलिंग मिल्क, तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपका इवेपोरेशन इन्वॉल्व होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कपड़े सुखाना होता है ड्राइंग क्लोथ्स, कूलिंग वाटर इन अर्दन पॉट्स का मतलब जो मटके में आप पानी भर के रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, मॉपिंग फ्लोर का मतलब फ्लोर को साफ़ करना,
पोछा लगाना। स्वेटिंग का मतलब आपको पसीना आना। एंड बॉइलिंग मिल्क तो पता ही है, मिल्क को उबालना। इन सब में इवेपोरेशन होता है। अंडरस्टैंडिंग इवेपोरेशन हेल्प अस यूज नेचुरल मेथड्स फॉर कूलिंग एंड ड्राइंग एफिशिएंटली एंड सेव एनर्जी। तो अगर हमें इवेपोरेशन का प्रोसेस समझ में आएगा तो हम उससे आपका कूल करने का या फिर अपनी कपड़े या हर कोई भी चीज़ ड्राई करने के लिए हम अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमारी जो है एनर्जी भी कम लगेगी। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे तो उसको हैंडल करना या काम करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन 8, हाउ इज़ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। तो हमारी नेचर में वाटर सॉलिड स्टेट में कैसे है? आपने देखा होगा माउंटेन्स होती हैं जिसके अंदर स्नो आ जाती है, राइट, तो पानी वहाँ पे सॉलिड स्टेट में है। फिर आइसबर्ग्स होते हैं हमारे सी वाटर में, वो भी सॉलिड स्टेट में है उस वक्त। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज आइस इन ग्लेशियर्स, स्नो ऑन द माउंटेन एंड पोलर आइस कैप्स। इन सब चीज़ों से आपका सॉलिड स्टेट में रहती है आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ आवर राइट, शेयर योर थाट। मतलब पानी जो है सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को पानी की रक्षा करनी है। ठीक है, और ये नहीं कि हमारा पानी इस्तेमाल करना जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं। पानी की रक्षा करना पहले ज़रूरी है। क्यों? इसमें आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ एंड एवरीवन डिपेंड्स ऑन इट। आपको पता है पानी जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो ब्रश करने से लेके, नहाने से लेके, खाना खाना, चाय पीना, घर साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, हर चीज़ में पानी लगता है। तो पानी जो होता है वो हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। We must use water carefully, avoid pollution and conserve it so that other and future generation can also benefit। तो हमें जो पानी है उसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारे बाद जो लोग आने वाले हैं बच्चे, उनको भी पानी मिल सके। ठीक है, और हमको पानी बचाना चाहिए। Question 10, the seat of a two-wheeler parked on a sunny day has become very hot. How can you cool it down? आपने देखा होगा जब भी आप स्कूटी पे जाते हैं या अपनी साइकिल पर जाते हैं और उसको धूप में खड़ा कर देते हैं तो उसकी जो गद्दी होती है, सीट होती है, वो गर्म हो जाती है। तो अब आप उसको ठंडा कैसे कर सकते हैं? या तो आप उसके ऊपर कोई गीला कपड़ा मार दीजिए, या उसके ऊपर पानी गिरा दीजिए, या उसको अपनी गाड़ी को हमेशा शेड में खड़ा कीजिए। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी गद्दी को ठंडा कर सकते हैं। स्प्रिंकल वाटर ऑन द सीट और वाइप इट विद अ वेट क्लॉथ। या तो उसके ऊपर पानी छिड़क दो या उसको गीले कपड़े से साफ़ कर दो। एज द वाटर इवेपोरेट इट एब्जॉर्ब हीट एंड कूल्स द सीट। तो जैसे ही वाटर उस पर इवेपोरेट होगा, वो आपको पता ही है इवेपोरेशन के बाद कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा, आपकी गद्दी जो होगी वो ठंडी हो जाएगी। अब हमारे पास आता है आगे लर्निंग फर्दर। वेट वन हैंड विद वाटर एंड लीव द अदर ड्राई। एक हाथ को तो पानी डाल दो और दूसरे को ड्राई छोड़ दो, सूखा छोड़ दो। ब्लो एयर अक्रॉस बोथ हैंड्स एंड फील द कूलिंग इफेक्ट, फाइंड आउट द रीज़न। अब दोनों में हवा, पंखे जैसे हवा आती है ना, तो दोनों हाथ उसके नीचे लेके खड़े हो जाओ। तो जो हाथ आपका वेट है, आप देखोगे कि वो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, जबकि जो हाथ आपका ड्राई है उसमें ठंडा कम होगी। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है व्हेन वी ब्लो एयर ऑन द वेट हैंड द वाटर ऑन इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो जब भी हम वेट हैंड को एयर डालते हैं उसके ऊपर, तो उसमें से पानी इवेपोरेट होने लगता है। और आपको पता है जब भी पानी इवेपोरेट होता है वो अपने साथ हीट को ले जाता है और कूलिंग इफेक्ट छोड़ देता है। सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द हैंड एंड द सराउंडिंग एयर कॉजिंग अ कूलिंग इफेक्ट। तो वाटर इवेपोरेट होता है और एब्जॉर्ब कर लेता है आपकी सारी गर्मी जो हाथ की है, और उसके बाद एक ठंडक का एहसास होता है आपको। द ड्राई हैंड डज नॉट लूज हीट सो इट डजंट फील कूल। ड्राई हैंड के ऊपर ऐसा कुछ पानी नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो ना तो हीट लूज करता है, इसलिए वहाँ पे ठंडा भी नहीं फील करता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक अ गेम टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर एंड वाटर रिलेटेड कंसेप्ट टू रीच द फिनिश लाइन। Challenge cards with question related to water cycle, evaporation, condensation, etc. can be some game element। वो कह रहे हैं एक गेम बनाओ जिसके अंदर आप अलग अलग स्टेट्स ऑफ वाटर जो होती है ना, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स लिखो। ठीक है, और आपको उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं उसी के बेसिस पे, और ऐसा गेम बनाना है। तो देखो आप एक ऐसा गेम बना सकते हो, नाम रखो उसको जर्नी ऑफ अ वाटर ड्रॉप, कि एक वाटर ड्रॉप की क्या जर्नी है। ठीक है, उसका क्या लाइफ साइकिल है। स्टार्ट एज अ ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन से स्टार्ट होती है,
देन इट मूव थ्रू द स्टेजेस। पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन और फिर उसका कलेक्शन। सो यूज़ चैलेंज कार्ड्स विद क्वेश्चंस लाइक, अब आप यहाँ पे कार्ड्स बना सकते हो जिसके ऊपर आप क्वेश्चन क्या लिख सकते हो, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, नेम वन फैक्टर दैट इंक्रीजेज इवेपोरेशन, मतलब वही वाले फैक्टर जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, सबको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो होती है। तीन स्टेट्स ऑफ वाटर कौन सी है बेटा, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, सो ईच करेक्ट आंसर हेल्प मूव अहेड ऑन द बोर्ड, फर्स्ट टू कंप्लीट द वाटर साइकिल विंस। तो इस तरीके से आप एक गेम बना सकते हैं, जो पहले जीत जाएगा सारे आंसर सही देके वो विनर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस विद योर टीचर एंड एक्ट आउट द स्टेजेस ऑफ द वाटर साइकिल थ्रू अ रोल प्लेइंग एक्टिविटी इन योर स्कूल असेंबली। तो स्कूल में जब आपकी असेंबली होती है, सुबह प्रेयर वगैरह करते हो, तो उस टाइम पर आप एक वाटर की जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना, आपकी वाटर साइकिल की उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसको एक्ट करके बताओ। तीन बच्चे बन जाओ, एक इवेपोरेशन कर दिखाएगा, एक कंडेंसेशन दिखाएगा और तीसरा प्रेसिपिटेशन दिखाएगा। तो क्या है, स्टूडेंट्स कैन टेक द रोल्स लाइक सन, कोई बच्चा सन बन जाए जो कि इवेपोरेशन करेगा, क्लाउड बन जाए जो कि कंडेंसेशन दिखाएगा उसमें, और फिर जब उसमें से पानी निकलेगा, रेन ड्रॉप्स है, कोई बच्चा रेन ड्रॉप बन जाए जो कि प्रेसिपिटेशन शो करेगा, फिर कोई बच्चा रिवर या ओशियन बन जाए जिसके अंदर पानी कलेक्ट हो जाएगा जाकर। सो ईच स्टूडेंट नरेट देयर रोल एज वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड मूव्स इन अ साइकिल। तो हर बच्चा अपना अपना रोल बताएगा कि मैंने क्या किया, राइट। तो कि मैं तो इवेपोरेशन कर रहा हूँ, पानी ऊपर जा रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में, फिर वाटर वेपर जो हो रही है वो ठंडी होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रही है, वो कंडेंसेशन हो गया। तीसरा बच्चा बताएगा कि अब वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो धरती पे जाके गिर रही है, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक, सो इस तरीके से आप पूरी वाटर साइकिल को अपना असेंबली में बता सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस चैप्टर के नोट्स दे दूँ और फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।